हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं राम आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। बिल्कुल क्लास का टाइम हो चुका है, सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। उससे पहले जितने भी बच्चे आ चुके हैं और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिएगा, हम जो डिस्कस कर रहे थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देख रहे थे, जो एग्जाम में आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हो जाइएगा बेटा तैयार, अपने हथियारों को कर लीजिएगा तैयार, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। विद इन 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। लास्ट में ये देखना है आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो गलत हुए हैं और कितने आपके सही हुए हैं। जो गलत क्वेश्चन हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आगामी टाइम में कभी भी आपके क्वेश्चंस जो है वो गलत ना हो। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर कि आपका क्वेश्चंस एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया था। हाँ बिल्कुल बेटा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि आप ऑफलाइन कमेंट करके मेरे को बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन था, चित्र में दिए गए सर्किट में वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो रीडिंग क्या होगी। अब सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था कि जो सर्किट है आपका वो थोड़ा सा अलग प्रकार से दिया गया है। वोल्ट मीटर जो जोड़ा गया है वो यहां पर जोड़ा गया है और यहां पर भी इसको अटैच करने के बाद में यहां इस प्रकार की एक संरचना हमें दिखाई दे रही है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं, फिर आपको बताता हूं। मेरे को यूं बताइएगा, एक रेजिस्टेंस है आपका यहां पर जो 5 ओम का है। कितने ओम का है? 5 ओम का है। फिर हमारा वापिस एक रेजिस्टेंस है, वो हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पर भी हमारा कितने ओम का रेजिस्टेंस है? तो आप कहोगे कि बिल्कुल यहां सर 5 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां देखेंगे, जब ये 5 ओम की रेजिस्टेंस है और इनको सप्लाई जो दी जा रही है वो 90 वोल्टेज से हम जोड़ रहे हैं। कितने वोल्टेज दे रहे हैं? 90 वोल्टेज दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वो वोल्ट मीटर अगर बेटा लगा होता इस प्रकार से, सुनिएगा, दो क्वेश्चंस यहां पर अपन सॉल्व करेंगे। ये वोल्ट मीटर लगा होता इस प्रकार से, ये बीच में वाली ये वाली लाइन एक बार मैं हटा रहा हूं, तो हमारा क्या होता कि हम यूं कहते कि अब देखिएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है। ये तो एक बार अलग रखिएगा, हालांकि है तीनों आपके सीरीज में, पर इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसका वोल्टेज ड्रॉप हमारा वोल्ट मीटर कैलकुलेट करेगा नहीं करेगा? आपने कहा सर बिल्कुल करेगा। मतलब कहने का कि यहां पर कितना ओम रेजिस्टेंस हो गया है इस टाइम, तो आप कहोगे सर 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया है। इस टाइम आपका यहां पर कितना वोल्टेज खाएगा वो आपको मैं बता दूं, तो टोटल अगर हमें रेजिस्टेंस देखा जाए तो बेटा यहां पर 5 और 5 कितना? 10। यहां से देखिएगा जो करंट पास हो रही है वो आपकी कितनी हो रही है? तो आपको कि सर I इक्वल होता है V/R। V वैल्यू कितनी है? 90। टोटल रेजिस्टेंस आपका देखा जाए तो 15 छिकी 90 होते हैं। 6 एम्पियर हमारी करंट प्रवाहित हो रही है। अगर ये दोनों इस प्रकार से वोल्ट मीटर लगा होता तो ये दोनों जो वोल्ट मीटर की रीडिंग देते वो 60 वोल्टेज देते। 60 वोल्टेज हमारी कब रीडिंग आती? जब हमारे पास में अगर मीटर इस प्रकार से लगा होता। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये थी 60 एम्पियर कब होता? जब हमारा डायग्राम इस प्रकार से होता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये कर दी कि यहां से लेके यहां तक एक वायर को डायरेक्ट जोड़ रखा है। इसका मतलब हो गया कि ये रेजिस्टेंस आपका शॉर्ट हो गया। ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, तो इसको आप ऐसा बनाइएगा, इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो रखा है। ये शॉर्ट हो रखा है तो ये रेजिस्टेंस आपका कोई भी काम का नहीं है। मतलब ये तो फालतू का लगा दिया गया था। इसका कहने का मतलब यही तो है। अब यहां से अगर अपन बात करें तो बेटा देखिएगा, ये दो रेजिस्टेंस अब हमारे हैं, तो ये कितनी वोल्टेज खाएगा? तो आप कहोगे सर ये खाएगा 45 वोल्टेज, 5 ओम का है, और ये भी खाएगा 45 वोल्टेज, 5 ओम का है। टोटल वोल्टेज हमारी 90 हो जाएगी। तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी? तो इस टाइम आएगी 45 वोल्टेज, जो आपका सी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने इसका सी ऑप्शन किया है बिल्कुल सही किया है। जितने बच्चे यहां पर आ चुके हैं एक बार सेशन को दबाकर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे साथ में और बच्चे भी जुड़ सके। चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आप आंसर बताओगे कि इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। दो बिंदु आवेश जिन पर एक कूलाम का आवेश के 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा। दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश यहां पर मान लीजिएगा और एक बिंदु आवेश हमने यहां पर मान लिया। इसका मान हमारा 1 कूलाम है, इसका मान भी हमारा 1 कूलाम है। इन दोनों के बीच में आपका कोई एक, दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी दी गई है। दूरी दी गई है आपको कितनी, तो आप कहोगे सर हमारे पास में 3 मीटर दिया गया है। बिल्कुल, इन दोनों के बीच में जो बल क्रिएट होगा उस बल का मान आपको निकालना है। फटाफट बताइएगा कि इन दोनों के मध्य आपका बल कितना लग रहा है। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। अब देखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में आ गया तो हमें पता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ही एक ऐसा नियम है जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनके बारे में बताता है। तो बताइएगा कूलाम का नियम क्या होता है। तो यहां से अगर हम बात करें कूलाम के नियम की, तो F इक्वल जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां देखिएगा जो K होता है ये कूलाम नियतांक होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। K फॉर क्या होता है, कूलाम नियतांक होता है। कूलाम नियतांक होता है जिसका मान हमारा होता है 9 × 10⁹ होता है। अब देखिएगा सारी वैल्यू को पुट कर लेंगे, F निकालना है। K का मान कितना है 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान कितना है 1, Q2 का मान कितना है 1 अपॉन बेटा आपका क्या आएगा R स्क्वायर। R स्क्वायर का मान मतलब R दूरी कितनी देर की है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर करिएगा तो बेटा डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख देते हैं, यहां होगा 9, इससे ये कैंसिल हो गया। F इक्वल बच गया 10⁹ न्यूटन का बल आपका क्रिएट होने वाला है। तो हम क्या कहेंगे, एक सेकंड बेटा, या 3 × 9 तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁹ न्यूटन हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। आप कहोगे सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ये आपके दिमाग में आ जाए कि सर यहां पर काटेंगे तो 1 कहां चला गया। अगर 1 × 10⁹ लिखिए वो भी आपका सही है, डायरेक्ट आप 10⁹ लिखोगे वो भी आपका राइट आंसर होगा। तो यहां देखिएगा 9 × 10⁹ ये होगा क्या, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहां डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं आगे वाला क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिएगा कि क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कण किसी धात्विक सुचालक में विद्युत चालक का कार्य करता है। कौन सा कण किसी धात्विक सुचालक में विद्युत का चालक का कार्य करता है। फटाफट कमेंट बताइएगा करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, केवल आयंस के कारण होती है, या केवल इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों के कारण होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से आपका कोई नहीं होगा। तो आप सभी जानते हैं करंट का कंडक्शन जो करवाता है वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन करवाता है, और आप सभी जानते हैं धारा प्रवाहित होने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और आपने डेफिनेशन भी करंट की पढ़ी होगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, हाँ या ना। तो आपको कि सर बिल्कुल, तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर धारा कहलाती है, धारा
कहलाती है। अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपने नाम सुन रखा है, इलेक्ट्रॉन में आप सब चीजें जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है। मास भी आप इसका जानते हैं कि सर 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg होता है। खोज करने वाला जे थॉमसन था ना इसको। लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आया, सर ये हमने इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर किस नाम से जाना जाएगा? ऐसे कितने नाम हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन के? तो इलेक्ट्रॉन आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा इनके बारे में भी याद रखिएगा। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए तो नॉर्मली कहानी तो आप जानते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पे मास आपका ये होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन होता कितने प्रकार का है? तो बेटा आपको बता दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉन आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और एक होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको अगर हिंदी में देखा जाए तो यहां पर हम कहेंगे कि जो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त, सॉरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको लिखिए बंधित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बंधित इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर अपने बात करें कि सर इनसे धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन से धारा का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये हायर एनर्जी लेवल में लाई करते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में रहते हैं। ये आपके निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये कंडक्शन बैंड में जा पाए। जब इनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है, बॉन्ड को ब्रेक करके ये कंडक्शन बैंड में जब पहुंच जाएंगे तो इन्हें ही हम क्या कहने लग जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानने लग जाते हैं। चलिएगा, यहां जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। सभी बच्चों का राइट आंसर है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वापिस आपका एक क्वेश्चन आता है, चुंबकीयशीलता का मात्रक है। अब देखिएगा, चुंबकीयशीलता को आप जानते होंगे कि बेटा किससे डिनोट किया जाता है? चुंबकशीलता जो होती है उसे हम म्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है। कैसे म्यू के द्वारा? आपने ऐसा देखा होगा, छोटा यू जो होता है इसे डिनोट किया जाता है चुंबकशीलता। ये होती है इंग्लिश में परमेबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं इसे चुंबकशीलता। ये जो चुंबकशीलता होती है म्यू बराबर होता है म्यू नॉड म्यू आर। थोड़ा सा याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ रखा है। अब देखिएगा, ये डायरेक्ट अगर हमसे पूछा जाए कि म्यू क्या है तो आपने कह दिया सर ये तो चुंबकशीलता, परमेबिलिटी है। लेकिन ये क्या है? ये निर्वात वैक्यूम में क्या है? चुंबकशीलता। और म्यू नोड क्या है, सॉरी म्यू आर क्या है? तो ये होती है किसी माध्य की चुंबकशीलता, किसी माध्य की चुंबकशीलता। अब देखिएगा, एक डीएमआरसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये कि किसी माध्य की जो चुंबकशीलता होती है म्यू आर, इसकी यूनिट क्या होती है? तो ये जो होती है इसकी यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आप लिख सकते हो ये यूनिट लेस होती है किसी माध्य की चुंबकशीलता। लेकिन निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है इसे हम डिनोट करते हैं म्यू नोड से। और आप इसका मान याद रखिएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। और याद रहे परमेबिलिटी की जो यूनिट होती है वो आपकी हेनरी पर मीटर होती है। परमेबिलिटी की यूनिट होती है। निर्वात में चुंबकशीलता वैक्यूम परमेबिलिटी की यूनिट होती है।
पर किसी भी माध्य की या रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की जो यूनिट होती है वो यूनिट लेस होती है, यूनिट नहीं होती है। तो बताइएगा मीटर पर हेनरी होता है क्या? नहीं होता। क्या होता है बेटा? हेनरी पर मीटर होता है। हेनरी पर मीटर, आपका बी ऑप्शन जो है यहां राइट हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ बेटा, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको बता दें कि उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक का डिस्काउंट। इस डिस्काउंट के साथ साथ यहां उत्कर्ष ने रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के लिए ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। ये जो ऑफलाइन बैच है ये जयपुर सेंटर और जोधपुर सेंटर दोनों पर स्टार्ट हो चुके हैं। ध्यान रखना ये स्टार्ट कब हो रहे हैं। तो देखिएगा जयपुर में अगर अपन बात करें तो ये न्यू बैच 5 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका टाइमिंग है अर्ली मॉर्निंग 7:30। जोधपुर में भी ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जो है न्यू बैच 31 जनवरी 2024 को अर्ली मॉर्निंग 7:30 पर। यहां अगर अपन बात करें तो बेटा जयपुर और जोधपुर में जो ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इन्हीं के साथ साथ आपके ऑनलाइन बैच भी, एलएफसी बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, जिन्हें आप घर बैठकर एक ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाता है, जिन पर आपको पैनल पीडीएफ, ई बुक, मॉक टेस्ट और आपको प्रॉब्लम क्लास मिलती है। ऑफलाइन बैच की अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन बैच में आपको मिलने वाला है फैकल्टी के प्रिंटेड नोट्स, रिवीजन क्लास, प्रॉब्लम क्लास, और बात करें तो एक बेटा आपको वीकली सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपके रियल एग्जाम को रियलाइज करवाने वाला होगा। ये जो ऑफलाइन बैच है ये आपके सभी ट्रेड के लिए स्टार्ट हो चुके हैं जयपुर और जोधपुर सेंटर पर। जयपुर सेंटर पर अभी जो न्यू बैच है वो 5 फरवरी 2024 को स्टार्ट होने वाला है, और जोधपुर में ये न्यू बैच आपका 31 जनवरी 2024 को स्टार्ट होने वाला है। बात करें कि ये जो न्यू बैच आपका जयपुर में हिंडौन हाइट्स, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर पर स्टार्ट होने वाला है। अगर ज्यादा जानकारी के लिए 9773366871 पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर जोधपुर के आसपास के इलाकों में रहते हैं, बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं मंगल टावर, बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रातानाडा, जयपुर। और यहां पर बात करें टोल फ्री नंबर भी है 9773366869 पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिएगा निम्नलिखित परिपथ में टर्मिनल P तथा Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा। निम्नलिखित परिपथ में टर्मिनल P तथा Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक तो करंट सोर्स लगा हुआ है, ये होता है हमारा करंट सोर्स, ये क्या दिया गया है तो आपको कि सर ये होता है करंट सोर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं धारा स्रोत। और यहां पर देखो बेटा, यहां पर दिया गया वोल्टेज सोर्स, ये दिया गया वोल्टेज सोर्स, और यहां पर भी देखिएगा आपको क्या दिया गया है तो आपको कि सर यहां पर भी दिया गया है करंट सोर्स। अब हमारे पास में 3 सोर्स लगा दिए इसमें, फिर कह रहा रेजिस्टेंस निकाल दो यार। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालें? पहले तो इन सोर्स को आपको हटाना पड़ेगा। अब ये सोर्स आपके कैसे हटते हैं, इनको किस प्रकार से हटाया जाता है, चलिएगा आपको बताते हैं कि इनको हम किस प्रकार से हटाते हैं। बिल्कुल, इनको हम देखते हैं कि किस प्रकार से हटा देते हैं। तो सुनिएगा, इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले आप एरो डाल के एक बात लिखिएगा कि करंट सोर्स जो होता है, करंट सोर्स हिंदी में बोलते हैं
धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध बताइएगा फटाफट। आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। और इन सोर्स को रिप्लेस करना है इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। किनके? इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो देखिएगा कैसे अपन रिप्लेस करते हैं। देखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं ना। अब देखिएगा करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? अनंत होता है। अनंत होता है तो आपका जहां पर भी एमीटर लगा हुआ है इसको ओपन सर्किट कर दीजिएगा। इसको ओपन सर्किट कर दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। चलिएगा करके दिखाएंगे आपको। अब अपन थोड़ा वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करें। जब भी आपको करंट सोर्स दिखाई दे उसको बेटा हटा देना, ओपन कर देना। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसका? वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो पहले तो यूं बताइएगा वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? तो आप कहोगे सर वोल्टेज सोर्स का हिंदी में बोलते हैं विभव स्रोत का। किसका बेटा? विभव स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो आप कहोगे सर विभव स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। 0 होता है। इसलिए यहां पर लिखेंगे इसलिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना है करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स अगर जो आ जाए ना उसको अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होता है। अब वो इंटरनल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कैसे करते हैं? बस इतना याद रखना है। करंट सोर्स को तो क्या कर देना है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है तो ओपन कर दो। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है इसलिए इसको शॉर्ट कर दो। अब ये डायग्राम को दोबारा हम ड्रॉ करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। यहां पर आपको सभी को पता है जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा था उसमें बेटा यहां पर लिखा हुआ था P, यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, बैक से देख लेते हैं। बिल्कुल आगे भी यहां पर भी रेजिस्टेंस है और यहां पर भी रेजिस्टेंस है। यहां पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ था और इधर घूम रहा है, यहां पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहां अगर अपन बात करें तो करंट सोर्स लगा हुआ है। देखिएगा ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। ये हमारा 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। यहां पर देखिएगा एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इस लाइन पे। कितने? 10 वोल्टेज का। यहां पर प्लस लिखिएगा, यहां माइनस लिखिएगा और लगा दीजिएगा 10 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स। यहां पर भी आपका एक रेजिस्टेंस था लेकिन इस टाइम यहां पर एक करंट सोर्स आपका लगा हुआ था। जो करंट सोर्स आपका कितना लगा हुआ था बेटा? तो आपको कि सर करंट सोर्स लगा हुआ वापस 10 एम्पियर का। ये लो 10 एम्पियर का हमारा यहां पर करंट सोर्स लगा हुआ है। 10 एम्पियर का है ना बेटा? ये देखिएगा, आपने कहा सर बिल्कुल 10 एम्पियर का है। ये डायग्राम आपको ऐसा करके इसके आगे की तरफ बढ़ा रखा था। यहां पर भी इधर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये सारे रेजिस्टेंस जो है, ये आपके सारे रेजिस्टेंस जो है P और Q के बीच में निकालना था। सारे रेजिस्टेंस आपके 5-5 ओम के हैं। बस बेटा ये सर्किट हमारा बन रहा था। बिल्कुल ये भी आपका 5 ओम का। अब आपको इतना याद रखना है करंट सोर्स को तो क्या कर देना है? तो आपको ओपन कर देना है क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अनंत होता है। चलिएगा मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। यहां से करंट सोर्स कहां है? यहां है। ओपन कर दीजिए बेटा।
इसको हमने हटा दिया और करंट सोर्स कहाँ है, यहाँ है, इसको अपन ने ओपन कर दिया, ऐसा बन गया। लेकिन जो वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिएगा। रिप्लेस करने का मतलब बेटा यहां पर आप क्या कर दीजिएगा, शॉर्ट कर दीजिएगा। चलिएगा, ये हमारा शॉर्ट कर दिया। अब आपके पास में देखिएगा सर्किट जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे सर ये लाइन बड़ी हुई क्या काम की है, कोई काम की नहीं है बेटा, इसको मिटा के यहां तक ले आओ। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से जो चलने वाली करंट है वो इस रेजिस्टेंस में से होके जाएगी, इस रेजिस्टेंस में से होके जाएगी, इस रेजिस्टेंस में से होके जाएगी और यहां तक पहुंच जाएगी। सारे रेजिस्टेंस आपके किस क्रम में है, सीरीज में है। देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। तो बेटा यहां पर आपका पी आर जो निकाल रहा, पी क्यू कितना आएगा, तो आप कहोगे सर कितने रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है। तो ये आपका 20 ओम जो है वो राइट आंसर आ जाता है। तो देखिएगा यहां पर आपको 20 ओम कहां दिखाई दे रहा है, 20 ओम हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर जो है वो 20 ओम आपका यहां हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। बस याद ये रखना है, करंट सोर्स को तो क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से आपको रिप्लेस करना है। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 0 होता है, इसीलिए हम इसको तो कर देते हैं शॉर्ट और इसको कर देते हैं हम ओपन, बस, और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी डायग्राम आए, ये मेथड आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एम्पियर टन पर वेबर किसका मात्रक है। एम्पियर टन पर वेबर जो है वो किसका मात्रक है, आपको बताना है। देखिएगा रेजिस्टेंस का है क्या, तो रेजिस्टेंस का यूनिट तो बेटा सभी बच्चे जानते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आपको कि सर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम होती है। क्या होती है, ओम। ये लो बेटा ओम हो गई। रिलैक्टेंस की यूनिट होती है क्या, या रिएक्टेंस की यूनिट होती है। रिलैक्टेंस क्या होता है, पहले तो सुनिएगा रिलैक्टेंस क्या बला है। ये रिलैक्टेंस क्या होता है, रिलैक्टेंस, इसे हम एस के द्वारा दिखाते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठम। क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठम। अब ये प्रतिष्ठम क्या होता है, जैसे आपने प्रतिरोध को पढ़ा होगा, जैसे आपने प्रतिरोध को पढ़ा होगा, प्रतिरोध के बारे में हम जानते हैं कि जो धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता है वो आपका प्रतिरोध होता है। जो धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता है वो प्रतिरोध होता है। उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर जो बाधा उत्पन्न करता है वो रिलैक्टेंस होता है। तो ये याद जरूर रखिएगा कि रिलैक्टेंस क्या होता है, हिंदी में इसे प्रतिष्ठम कहते हैं। और हम कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में बाधा, मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में बाधा रिलैक्टेंस, रिलैक्टेंस कहलाता है या कहलाती है। रिलैक्टेंस की अगर यूनिट की बात करें तो देखिएगा, रिलैक्टेंस की यूनिट की बात करें थोड़ी सी, प्रतिष्ठम के बात करें तो बेटा आपने कभी एक रेजिस्टेंस जैसा ही तो रिलैक्टेंस है, बस रेजिस्टेंस हमारा किस में होता है, रेजिस्टेंस हमारा किस में होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। रिलैक्टेंस हमारा किस में होता है, मैग्नेटिक सर्किट में होता है। हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है, हम किस में भाग देते हैं, ईएमएफ को धारा का भाग लगा दें। किसमें, ईएमएफ में अगर हम धारा का भाग लगा दें तो हमारे पास में रेजिस्टेंस आता है। उसी प्रकार बेटा यहां पर देखा जाए तो यहां पर अगर हमें रिलैक्टेंस निकालना है तो रिलैक्टेंस निकालना है तो ईएमएफ तो होता नहीं है। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, तो आप कहोगे सर एमएमएफ होता है और भाग लगा देंगे हम किसका, कि बेटा धारा का भाग इधर इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगता है और यहां पर क्या होता है, करंट की जगह फ्लक्स होता है, फ्लक्स का भाग लगा दीजिएगा। तो यहां हमारा रिलैक्टेंस का ये तो फॉर्मूला निकल के आ गया। लेकिन यहीं से अगर यूनिट की बात करें तो एमएमएफ की यूनिट होती है एम्पियर टर्न और फ्लक्स की होती है पर वेबर। तो एम्पियर टर्न पर वेबर जो यूनिट होती है वो हमारे रिलैक्टेंस की होती है। तो यहां पर देखिए रिलैक्टेंस की यूनिट क्या होती है, आप कहना कि एम्पियर टर्न पर वेबर जो यूनिट है वो हमारे रिलैक्टेंस की है।
ये रिएक्टेंस क्या होती है? ये प्रतिघात होती है। जो इंडक्टर और कैपेसिटर के मान में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस की जो यूनिट होती है ये हमारी ओम होती है। इसे प्रतिघात के नाम से भी हम जानते हैं। हिंदी में क्या लिख दो बेटा इसको? प्रतिघात। याद हो तो आपको x के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट भी क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, लेकिन रिलक्टेंस की यूनिट जो होती है वो एम्पियर टर्न पर वेबर होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात और करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की सीजीएस मात्रक क्या है? देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, पहले तो आपको बता दें कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, या हिंदी में बोल देते हैं बेटा आपका घनत्व, जिसे हम B के द्वारा डिनोट करते हैं। B बराबर होता है फाई बाई ए। बेटा ये सूत्र याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लेकिन यहां से अगर यूनिट देखी जाए ना तो बेटा देखिएगा दो पद्धतियां होती है। एक तो होती है एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं, एक होती है आपकी सीजीएस पद्धति। तो देखिएगा एमकेएस पद्धति में बात करें तो यहां पर फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसे ही हम क्या कह देते हैं? टेस्ला। क्या कह देते हैं? टेस्ला। और सीजीएस पद्धति में बात करें तो इसकी यूनिट होती है गॉस। तो ये याद रखना, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तो हमारी किसकी यूनिट है? चुंबकीय फ्लक्स की है। ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है। लेकिन फ्लक्स घनत्व की यूनिट है, लेकिन किसमें? एमकेएस पद्धति में है। सीजीएस पद्धति में बात करें तो बेटा ये होती है हमारी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की यूनिट, लेकिन सीजीएस पद्धति में। तो यहां पर ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिएगा फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ बेटा, एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की भारी भरकम छूट। इस छूट का लाभ उठाने के लिए आज ही डाउनलोड करें उत्कर्ष एप्लीकेशंस और अपनी सीट को सुनिश्चित करें, जिसमें देखिएगा एसएससी के सभी जो कोर्स हैं, लाइव एंड रिकॉर्डिंग ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट है। ये याद रहे, ये जो छूट है अभी तक इसके अंतिम 2 दिन शेष है। आज 26 जनवरी और 27 जनवरी को ये छूट आपकी एंड होने वाली है। अगर आपने इस छूट का लाभ नहीं लिया है तो आज ही डाउनलोड कर लें बेटा उत्कर्ष एप्लीकेशन, और वहां से इस छूट का आप शानदार तरीके से लाभ उठा सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जूल के अर्घ होते हैं, एक जूल में कितने आपके अर्घ होते हैं ये आपको बताना है। ये तो क्वेश्चन हमारा एक फिजिक्स का है कि इसमें तो हमने 10th क्लास में भी देख रखा है कि भाई आपका 1 न्यूटन में कितने आपके डाइन होते हैं, 1 जूल में कितने आपके अर्घ होते हैं। तो बेटा 1 जूल में जो होते हैं 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं, याद रखिएगा। और 1 न्यूटन में 10 की घात 5 जो होते हैं वो डाइन होते हैं। बिल्कुल, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों कर लेंगे क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो बी है और सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे जिन पर क्या रहेगा कि थोड़ा सा टाइम लगता हो, जो चीजें आपको नहीं आती है उन क्वेश्चनों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, बजाय उन क्वेश्चनों को हम ज्यादा नहीं देखेंगे जो आपको भी आते हैं, तो उन पर टाइम फालतू का वेस्ट नहीं करेंगे। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि चित्र में A1 की रीडिंग बताइएगा। A1 की रीडिंग आपको बतानी है। यहां पर देखिएगा आपका 400 ओम रेजिस्टेंस है, लेकिन इस एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक आपको नजर आ रहा होगा। बस ये दे दिया कि इधर आपकी धारा तो दे दी,
अब देखिए, हाँ बिल्कुल, यहां पर आपकी धारा दे रखी है ना। अब यहां पर देखिएगा धारा दे रखी है 2 एम्पीयर आ रही है, लेकिन यहां पर धारा कितनी आएगी ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे, जल्दी से बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा था यहां पर वैल्यू नहीं दी गई है, वो वैल्यू नहीं दी गई है, यहां पर आपको करंट की वैल्यू दे दी गई है, वो बात एक ही है। अब बताइएगा फटाफट इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। बस इतना याद रखिएगा अगर आपको, कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, कभी भी आपका बदलता नहीं है। जब हमारा पैरेलल में वोल्टेज नहीं बदलता है तो हम कहेंगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, आपको कि सर 400 वोल्टेज रहेगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, तो आपको कि सर 400 वोल्टेज रहेगा, हाँ या ना। आपने कहा सर बिल्कुल, यहां पर भी 400 वोल्टेज, ऊपर भी 400 वोल्टेज। तो मेरे को यूं बताइएगा कि हमें तो A1 की रीडिंग चाहिए होती है, A1 की रीडिंग चाहिए, मतलब इस ब्रांच में हमें क्या निकालना है, करंट को निकालना है। तो हम यही कहेंगे ना कि देखिएगा रेजिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे सर रेजिस्टेंस जो है वो 400 ओम है, और वोल्टेज कितना है, तो आप कहोगे सर वोल्टेज हमारा कितना है, वो भी हमारा 400 वोल्ट है कि नहीं है। तो बताइएगा, धारा निकाल दीजिएगा, जो धारा निकलेगी इसकी, जो धारा निकलेगी इसकी, तो बेटा वही तो हमारी एमीटर की रीडिंग होने वाली है। इसमें देखिएगा 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पहला तो बेटा देखिएगा, जो मेरे साथ देखने में ऐसा लगा कि इसकी वैल्यू यहां मिस प्रिंट हो चुकी है, वो मिस प्रिंट नहीं है, वो बिल्कुल सही है। देखिएगा एक तो यहां पर आप R1 का मान निकाल के बता दीजिएगा, और एक इसकी एमीटर की रीडिंग को बताइएगा। अब डाटा आपके सामने है, और जल्दी से आंसर बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। यहां 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, एक तो एमीटर की रीडिंग जो आपको सामने फटाफट निकाल दीजिएगा, R देर का है, V देर का है, I हम आसानी से निकाल सकते हैं, और जो R1 है इसको हम कैसे निकालें उसको भी बता दीजिएगा। एक ओम का नियम अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा बेटा, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहां से तो पहले तो आप इसकी मीटर की रीडिंग बताइएगा। वोल्टेज कितना है 400, रेजिस्टेंस कितना है 400, आई निकालना है। ओम का नियम लगा दीजिएगा, आई बराबर क्या होता है V/R। वोल्टेज कितना है 400, रेजिस्टेंस कितना है 400, बराबर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। मतलब जो धारा मीटर की जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, आपको सर 1 एम्पियर आएगी। इसी प्रकार यहां पर रेजिस्टेंस निकालना है। यहां पर आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला था कि इसका मान निकालिएगा। जब आपको पता है कि सर आई जो है वो 2 एम्पियर दे रखी है इस ब्रांच में, और वोल्टेज कितना दे रखा है 400 वोल्ट दे रखा है। ओम का नियम लगा दीजिएगा, आर बराबर होता है वी और आई का रेशो कांस्टेंट प्राप्त होता है। तो आर बराबर क्या होता है, वी की वैल्यू आपकी 400 डिवाइड बाई 2 इक्वल कितना हो गया, तो आपको के सर 200 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये आप 200 ओम का लीजिएगा, तो आपका राइट आंसर 1 एम्पियर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस जो है वो आपका क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे के सामने फिर से एक क्वेश्चन, टॉर्क की एसआई यूनिट होती है। टॉर्क देखिएगा क्या होता है, किसी भी आपकी डिस्क को घुमाने के लिए जो फोर्स क्रिएट करते हैं वो आपका टॉर्क होता है। टॉर्क की यूनिट क्या होती है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं कि ये कोई आपकी एक डिस्क है, इसका सेंटर पॉइंट आपका यहां है, रेडियस कितनी है इसकी आर है।
आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे ही आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे ये कोई एक डिस्क है, इस पे जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स कहां पर लगेगा, इसके सेंटर पॉइंट पे लगेगा। तो हम कहेंगे तो ये डिस्क क्या करेगी, आपकी रोटेट करेगी, इस चक्कर में रोटेट करेगी, उसे टॉर्क कहेंगे। तो टी बराबर क्या होगा, एफ इंटू आर। अब देखिएगा एफ इंटू आर आपका टॉर्क होता है, टी से क्या बन गया बेटा आपका टॉर्क, टी से टॉर्क, एफ से क्या होता है बल, और आर से क्या हो गया बेटा त्रिज्या, ये लो त्रिज्या। अब देखिएगा यूनिट निकाल दीजिएगा कि भाई बल की यूनिट क्या होती है, यूनिट देखिएगा बल की यूनिट क्या होती है, आपको सर न्यूटन होती है, त्रिज्या की क्या होती है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, टॉर्क की होती है। न्यूटन बटा मीटर नहीं होती, मीटर बटा न्यूटन नहीं होती, न्यूटन इंटू मीटर होती है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हम इसे कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, ये सिंपल जो क्वेश्चन होंगे बेटा उन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप फटाफट उनका आंसर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत धारा की चाल होती है, विद्युत धारा की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, 1.96 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, या 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जानते हैं कि विद्युत धारा की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो प्रकाश के वेग के समान होती है। नोट कर लीजिएगा बेटा, कई बार ऐसा आता है मान नहीं दिया होता, बोल दिया जाता है कि विद्युत धारा की स्पीड किसके समान होती है, तो आपको याद रखना है प्रकाश के वेग के समान होती है। तो यहां पर नोट करिएगा कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश के वेग के समान होती है। वेग के समान होती है, ठीक है ना, किसके समान होती है, प्रकाश के वेग के समान होती है। अब यूं बताइएगा प्रकाश का वेग कितना होता है, तो देखिएगा प्रकाश का वेग कितना हो गया, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिएगा ये कहां है, तो 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बाकी आपके गलत है। राइट आंसर है ए, विद्युत धारा की जो वेलोसिटी होती है ये प्रकाश के वेग के समान होती है। जितना तेज आपका प्रकाश चलता है उतनी तेज हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्टरनेटर की रेटिंग व्यक्त की जाती है, अल्टरनेटर की रेटिंग जो है वो किसमें व्यक्त की जाती है आपको बताना है। तो आप कहोगे सर अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है सभी बच्चे जानते हैं किसमें होती है, उससे पहले अपन 1 बाय 1 करके चीजें देखते हैं। देखिएगा अगर आपसे पहला पूछ लिया जाए कि किलोवाट किसकी यूनिट होती है, ये किलोवाट किसकी यूनिट है, ये बेटा रियल पावर की है। रियल पावर हिंदी में बोलते हैं वास्तविक शक्ति की यूनिट है, वास्तविक शक्ति की यूनिट है। ये किसकी है, वास्तविक शक्ति की इकाई है। केवीएआर ये किसकी है, रिएक्टिव पावर की है, रिएक्टिव पावर की यूनिट है। हिंदी में बोलते हैं प्रतिघाती शक्ति की इकाई है। प्रतिघाती शक्ति की इकाई जो होती है वो केवीएआर, किलो वोल्ट एम्पियर रजिस्टर होती है। केवीए किसकी यूनिट है, केवीए किसकी यूनिट है, तो केवीए जो होती है ये होती है हमारे एपरेंट पावर होती है। एपरेंट पावर को बोलते हैं आभासी शक्ति। क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति की यूनिट है। ये याद रखना बेटा कौन सी यूनिट किस पावर की है, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। बात कर लेते हैं KWH किसकी यूनिट होती है, तो भाई एसी की एनर्जी होती है। एसी की एनर्जी, एनर्जी मतलब एसी सप्लाई की, एसी विद्युत की ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है KWH। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो किसमें होती है, तो बेटा अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है ये हमारी होती है एपरेंट पावर में, और केवीए होती है। यहां पर सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया है, बिल्कुल ये तो सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन सब।
अभी थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे अपन फोकस करेंगे। पहले जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इनको हम सलटा लेते हैं, क्योंकि एक बार हमारे दिमाग में से एक बार ये हो जाए कि हाँ, कि थोड़ा कॉन्फिडेंस जागे कि हाँ यार हमें क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा कि इनकी पावर क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, चुंबकीय फ्लक्स का सीजियस मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजियस मात्रक क्या है आपको बताना है। देखिएगा आपको कि सर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपने बता रखा है फ्लक्स वेबर, वेबर जो होता है एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है किसकी, फ्लक्स की। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी होती है, तो आपको कि सर फ्लक्स घनत्व की होती है, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। मैक्सवेल जो होती है ये सीजीएस पद्धति में फ्लक्स की क्या होती है बेटा, यूनिट होती है। सीजीएस पद्धति में फ्लक्स की यूनिट याद रखना मैक्सवेल होती है। क्या होती है बेटा, मैक्सवेल होती है। और बेटा एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में आपकी फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, फ्लक्स डेंसिटी की, फ्लक्स घनत्व की होती है, जो हमने बड़े डिटेल में आपको बताया था कि वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, टेस्ला भी होती है। और याद रखना सीजीएस पद्धति में क्या होती है, गॉस होती है। क्या होती है, गॉस होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने यहां पर नजर आ रहा है। चलिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि घरों में लगाए जाने वाले दो बल्ब 60 वाट एवं 100 वाट के हैं तथा उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 क्या होगा। दो बल्ब है आपके जो घर में लगाए जाते हैं, एक तो आपने 60 वाट का लगा दिया, एक आपका 100 वाट का बल्ब आप घर में लगा रहे हो। आपको यह बताना है दोनों बल्ब में से प्रतिरोध किसका ज्यादा है, प्रतिरोध आपका किसका ज्यादा है यह आपको बताना है। 60 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है या आपके 100 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है। यह क्वेश्चन है आपका HW, इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा कल रात 9 बजे। याद रहे कि यह जो क्लास है हमेशा आपकी रात मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर जरूर करिएगा। और आपको एक बात बता दें कि एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है और एएलपी वैकेंसी की तैयारी करने के लिए उत्कर्ष आपके लिए लेके आ चुका है ऑफलाइन और ऑनलाइन एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के बैच। जो ये ऑफलाइन बैच है ये आपके जयपुर और जोधपुर दोनों सेंटरों पर स्टार्ट होने वाले हैं। जयपुर सेंटर पर यह बैच अब स्टार्ट हो रहा है 5 फरवरी 2024 को और जोधपुर में ये एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का जो बैच है ये स्टार्ट होने जा रहा है 31 जनवरी 2024 को। ध्यान रहे जोधपुर में यह बैच जो स्टार्ट हो रहा है मंगल टावर बिश्नोई धर्मशाला के सामने रातानाडा जयपुर में जोधपुर में स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप जयपुर के इर्द गिर्द कहीं रह रहे हैं और जयपुर में अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये आपके न्यू बैच 5 फरवरी 2024 को स्टार्ट हो रहे हैं अर्ली मॉर्निंग 7:30 पर। अगर ऑफलाइन विजिट करना चाहते हैं तो हिंडौन हाइट्स गोपालपुरा बाईपास रोड जयपुर आकर आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।